हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी पढ़ाई चल रही है? बच्चों, आज हमारा डे 4 है रिवीजन का। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लास्ट के रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे और सेल्फ स्टडी अच्छे से करी होगी। ठीक है। आज जो बचा हुआ टॉपिक है, एक तो CAGR और एक सिंकिंग फंड और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये हमारा टारगेट रहेगा आज की क्लास में। तो मैं पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से फॉर्मूलाज को देख लिया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। वैसे तो ये सिंकिंग फंड का ये क्वेश्चन है, यहीं से आप लोगों को आइडिया दे देता हूं मैं। देखो, होता क्या है सिंकिंग फंड में, सुनिए। सिंकिंग फंड एक गुल्लक की तरह होता है। भाई, आपको फ्यूचर में पैसा चाहिए, उसके लिए आप फंड बनाते हैं। आपको फ्यूचर में पैसा चाहिए, उसके लिए आप फंड बनाते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें कि मान लो आपने 1 अप्रैल 2023 को सपोज डिबेंचर इशू करें। और 10 साल के लिए कंपनी ने लोन लिया। डिबेंचर इशू करना मतलब लोन लिया। 15 लाख रुपए का कंपनी ने लोन लिया। कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, मतलब 15 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है। अब 10 साल के लिए डिबेंचर इशू करे हैं कंपनी ने। आफ्टर 10 इयर्स कंपनी को पैसा चाहिए होगा डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो एज पर एग्रीमेंट, इन डिबेंचर्स का जो पेमेंट होगा, सपोज मान लेते हैं वो 8% प्रीमियम पर हो रहा है। तो आपको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए होगा? 15 लैक्स प्लस 8%, ये हो गया 16,20,000। फ्यूचर में डिबेंचर्स की पेमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? 16,20,000। अब क्वेश्चन कैसे आता है? एक तो ये ऑप्शन है कि आज कुछ पैसा FD में आप इन्वेस्ट कर दें, जबकि ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी को तो पैसे की नीड है। ठीक है ना? तो कंपनी को पैसे की नीड है, तो कंपनी FD तो करेगी नहीं ना आप। ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? जो पैसा जिससे बिजनेस चलाएगी, ठीक है, हर साल कुछ प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। अब वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रॉफिट का कितना पार्ट उसे इन्वेस्ट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि फ्यूचर में कितना पैसा मिल जाए इन्वेस्टमेंट से? 16,20,000। कितना मिल जाए? 16,20,000। 15 लाख प्लस 8%। क्लियर? तो क्वेश्चन यही है कि जिस साल डिबेंचर इशू करें, जीरो पीरियड में मान लो इशू करे, तो हर साल, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड से आउट ऑफ प्रॉफिट कंपनी को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आफ्टर 10 इयर्स कितना पैसा मिल जाए? 16,20,000। तो ये जो पैसा है 16,20,000, ये कब चाहिए? फ्यूचर में। तो जब ये फ्यूचर में चाहिए, ये तो फ्यूचर वैल्यू हो गई, तो ये तो ए हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ए। क्लियर? अब मुझे ये बताना है एन्युटी अमाउंट कितना है। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन जो सिंगिंग फंड के बनते हैं, ऑब्वियसली होंगे तो फ्यूचर वैल्यू के ही। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्डिनरी एन्युटी के होते हैं। क्योंकि यहां पर भी देखो, कंपनी ने जब डिवेंचर इशू करा, ठीक है, उसके 1 साल बाद से पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करा है। क्लियर है? तो वही चीज है कि अगर बिगनिंग से, अगर मान लो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि फादर को अपने बच्चे के लिए पैसा अरेंज करना है कि भाई उसकी हायर स्टडीज के लिए
सपोज एक्सपेक्टेशन है कि 10 साल बाद उसकी एजुकेशन के लिए मुझे 25 लाख रुपीस चाहिए होंगे। तो अभी से मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब उसके फादर सोच रहे हैं कि अभी से उन्हें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे फ्यूचर में कितना पैसा मिल जाए। तो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस मतलब एन्युटी, और अभी से मतलब बिगनिंग। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में बिगनिंग का लगेगा, बट ये जो डिबेंचर का प्रॉब्लम है ये कुछ मेंशन नहीं है, तो सिंकिंग फंड में ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मूला लगेगा। तो फ्यूचर वैल्यू मेरे पास है आर इंटू 1 प्लस R% टू द पावर n माइनस 1/R%। क्लियर हो गया? अब यहां पर ये कितना है, 16,20,000। सपोज मार्केट रेट 10% ले लेते हैं, 10 एन्युटीज हैं। तो हर साल आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब एन्युटी अमाउंट पता करना है, तो 1.1 इंटू करो, इंटू के बाद इक्वल टू दबाने से ही पावर में 1 का टेबल चलेगा, 2 3 4 5 इंटू करो, 5 का टेबल 10, फिर -1 डिवाइड बाय 10%, डिवाइड बाय 16,20,000 डिवाइड इक्वल्स टू, तो ये आ गया 1,01,647.61। ठीक है, तो सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन में ज्यादातर तो यही फॉर्मूला लगना है। कौन सा लगना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। बट ये भी लग सकता है, डिपेंड करता है, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ लेना। ये हेडिंग अगर नहीं भी कराते, रिवीजन में नहीं भी करते, या फिर रिवीजन क्या मतलब वैसे एक्चुअल में भी, डिटेल लेक्चर में भी अगर इस टाइप से हेडिंग नहीं लिखवा अगर आपको कराते, तभी आप समझ जाते कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। एन्युटी की प्रॉब्लम आपको क्लियरली ही पता लग जाएगी लैंग्वेज पढ़कर। तो एग्जाम्पल तो आप लोग कर लेना। अब सिंकिंग फंड की ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। तो ये 13th क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। मशीनरी जिसकी कीमत कितनी है, 5,20,000। अब होगा क्या यहाँ पर कि मशीनरी की जो आज वैल्यू है, मतलब अगर आज आप खरीदते हैं मशीनरी तो आपको 5,20,000 रुपीज देने पड़ेंगे, और उसकी लाइफ 25 ईयर्स है। 25 साल बाद आपको नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी बिजनेस चलाने के लिए। तो कंपनी क्या कर रही है, सिंकिंग फंड गुल्लक बना रही है, मतलब प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के उसे इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपके पास एक साथ बर्डन आएगा न्यू एसेट को परचेस करने का, तो वो बर्डन नहीं आए, उसके लिए अरेंजमेंट्स हो जाए, तो हर साल आउट ऑफ प्रॉफिट कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट फ्यूचर में अनुमान लगा रखा है कि फ्यूचर में वो जो एसेट है वो 25% हाइयर है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी बैठ रही है, 5,20,000 प्लस 25% एक्स्ट्रा। आपको 6.5 लाख रुपए फ्यूचर में चाहिए होंगे, अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे 6.5 लाख रुपए के। बट पुरानी एसेट को बेचकर 25,000 रुपए तो आपको ये मिल जाएंगे। इन शॉर्ट आपको 6.25 लाख रुपए चाहिए। तो नई एसेट खरीदने के लिए आपको 6.25 लाख रुपए चाहिए, तो इन्होंने लिख रहे लेंगे बट अमाउंट शुड बी सेट असाइड, मतलब एन्युटी, हर साल आपको कितना पैसा निकालना है इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि वो एक्यूमुलेट होकर कितना हो जाए, 6.25 लाख। क्लियर है? तो एक्चुअल में ये फ्यूचर में चाहिए आपको, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, और एन्युटी अमाउंट पूछ रहे हैं।
एन्युटी अमाउंट, और कुछ नहीं कह रखा तो यही हमें एज्यूम करना पड़ता है कि एंड की एन्युटी है 1 + 3.5%, और एन्युटीज कितनी है 25। ये निकाल लेते हैं 1 + 3.5% पावर 25 इंटू 2 3 4 5 इंटू करो 5 का टेबल 10 15 20 25, ये आ गया। फिर -1, फिर डिवाइड बाय 3.5 और फिर परसेंटेज का बटन, ये आ गया। फिर डिवाइड बाय 6,50,000, उल्टा डिवाइड कर दिया, फिर डिवाइड इक्वल्स टू, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 2 3 4 5, 5 का टेबल 10 15 20 25, -1 डिवाइड बाय 3.5% डिवाइड बाय 6.25 लाख। हाँ, पहले मैं 6.5 लाख कर दूंगा मैं, तो 16,046.27। थोड़ा फर्क तो आया है, जैसे यहाँ पर फर्क है 46 रुपीज का, यहाँ पर ज्यादा फर्क है, यहाँ पर 4 रुपए का फर्क है, यहाँ पर भी ज्यादा है, तो क्लोज वैल्यू ही है सी ऑप्शन। ठीक है, एग्जाम में आपको हिंट दिया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा, या तो प्रॉपर पूरा का पूरा इस वैल्यू का हिंट दे देंगे, तो फिर आपको हो सकता है कि ऑप्शन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाए। क्लियर? तो सिंकिंग फंड वाली जितने भी क्वेश्चन है उनमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, फ्यूचर वैल्यू का लगता है, एन्युटी की। तो लैंग्वेज से पता लग जाता है कि हर साल आउट ऑफ प्रॉफिट कितना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे कि फ्यूचर में इतना बन जाए, तो जितना आपको चाहिए होता है वो फ्यूचर वैल्यू हो जाता है, और जो आउट ऑफ प्रॉफिट आपको डिपॉजिट करना होता है एन्युटी अमाउंट, वो आप कैलकुलेट कर लेना। आंसर में फर्क पड़ता है कैलकुलेटर, और इनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इन्होंने कैलकुलेटर पे नहीं निकाल रखा हो, तो एक एन्युटी टेबल भी होती है, हो सकता है कि एन्युटी टेबल वेब, बट एन्युटी टेबल और कैलकुलेटर से सेम ही आता है, क्योंकि एन्युटी टेबल में वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू ही है, वो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं एज कंपेयर टू लॉग। तो अगर ये वैल्यू लॉग से निकाल के दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना है आपने। क्लियर है? चलो अभी एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर CAGR का कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये 11th क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लेंगे। जैसे अली बाबा ने लोन लिया 6 लाख रुपीज का, तो लोन जो हमें होता है वो हम सब जानते हैं कि लोन क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू पी भी हो सकता है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था पी भी हो सकता है और बी भी, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट वैल्यू का नोटेशन है। बट एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, जो लोन है उसकी रिपेमेंट हो रही है किश्तों में, इसलिए एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। और कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो किस्तें और लोन में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 + r%(n/r%), ये फॉर्मूला लग के एन्युटी अमाउंट आ जाएगा। यही पूछ रहे हैं ना, हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी। क्लियर? सिंकिंग फंड भी हो गया, लोन वाले क्वेश्चंस कल हो ही गए थे। 14th अच्छा है, 14th का मेरे हिसाब से ना आंसर गलत है, मैं एक बार देख लूं। 14th की डी, हो सकता है आंसर गलत, हाँ शायद। तो 14th का स्टडी मटेरियल में आंसर गलत है, तो एक बार ही पढ़ लेते हैं। 14th पढ़िए। राजा की जो एज है वो 40 इयर्स है, और वो चाहता है कि उसकी वाइफ को 40 लाख रुपीज मिले जब उसकी डेथ हो, तो फ्यूचर में 40 लाख रुपीज मिले, उसके लिए वो एफडी करा सकता है। उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है जो उसने अनुमान लगाया कि 30 साल है, तो वो 30 साल की एफडी करा सकता है। बट इसमें क्या है, ही स्टार्ट मेकिंग इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग नाउ, उसने अभी से ही ना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट ईयरली, तो ईयरली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब एन्युटी अमाउंट। तो फ्यूचर में 40 लाख रुपीज लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू का तो फॉर्मूला लगेगा ही, ये तो दिया हुआ है 40 लाख।
ठीक है। कमेंसिंग नाउ से ये पता लगता है कि बिगिनिंग बिगिनिंग का फॉर्मूला लगेगा, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर अगर आप सेम यूनिफॉर्म अमाउंट जमा कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा वो इस फॉर्मूले से पता लगेगा। तो आप लोग कर देंगे 1+r%n+1, रेट कितना है इसमें 3%, और एन्युटी 30 है तो ये 31 हो जाएगा। बस इसके बाद एन्युटी अमाउंट निकालना है। क्लियर है इतना? बस ये देखना है कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा, और एक्सरसाइज 4B का लगेगा या एक्सरसाइज 4C का लगेगा। मतलब सिंगल प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+r%n। ठीक है ना? सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू के केस में फॉर्मूला ये लगता है V वाला, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा होगा। ये रहा ऊपर V इज इक्वल टू, अब ये 14th आंसर ठीक कर लेना, गड़बड़ है। ठीक है, चलो सभी बच्चे एक बारी 15 क्वेश्चन पढ़ लें, 15 भी अच्छा है। अब ये वाला 15 क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अप्पू रिटायर्स एट 60 इयर्स। ठीक है, अब इसे समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सपोज ऐसा है कि सपोज मिस्टर एक्स है, उसकी आज रिटायरमेंट हुई है। आज रिटायरमेंट मतलब टाइम जीरो पे। एज पर स्कीम मिस्टर एक्स को ईयरली मंथली, सपोज ईयरली का एग्जांपल लेते हैं, ईयरली 2 लाख रुपीस पेंशन के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने क्या कहा, मिस्टर एक्स के पास एक ऑप्शन मिस्टर एक्स को दिया गया कि आप ईयरली ये जो पेंशन आपको मिल रहा है, या तो आप ईयरली इस पेंशन को ले लें, या फिर इसे अभी इस पॉइंट पे भी, रिटायरमेंट पॉइंट पे भी आप इसे एक साथ ले सकते हैं। सपोज मैं 3 पेंशन अमाउंट लेता हूं, सपोज वैसे तो आने वाले 10 सालों तक उसे पेंशन मिलना है। ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, लाइफ तक उसे पेंशन मिलना है, जब तक उसकी लाइफ है। ठीक है, तो 10 साल सपोज या 15 साल सपोज की लाइफ और एस्टिमेट करी गई है, तो 15 सालों तक उसे पेंशन मिलना है। वैसे तो जब तक उसकी लाइफ उसे मिलता रहेगा, मगर हमने एज्यूम करा कि 15 सालों तक उसे 2 लाख रुपए मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने कहा कि मुझे ना अभी कुछ पैसा एक साथ चाहिए। मैंने जॉब के टाइम लोन लिया हुआ था, उस लोन की पेमेंट करने के लिए मुझे अभी कुछ पैसा चाहिए। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि जो 2 लाख रुपए की आप मुझे पेंशन दे रहे हैं ईयरली, मुझे 2 लाख रुपए की ईयरली पेंशन नहीं चाहिए। इसमें से 80,000 आप हटा दो, मतलब मुझे 1,20,000 ही ईयरली देते रहो आप। 80,000 वो लेना नहीं चाह रहा है, पेंशन की फॉर्म में 80,000 वो लेना नहीं चाह रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे मिस्टर एक्स को 80,000 रुपीज मिलते हैं 15 सालों तक, 12 लाख रुपए बैठते। क्या जीरो पीरियड में मिस्टर एक्स अगर इन पैसों को लमसम लेना चाह रहा है एक साथ, जिसे कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, क्या उसे 12 लाख रुपए मिलेगी? बताइए, मिस्टर एक्स को 80,000 जो रुपीज मिलना है हर साल की एंड में, अगर वो अभी लेना चाहेगा तो क्या उसे 80,000 इंटू 15 के हिसाब से मिलेंगे? नहीं, कंपनी उसे ऐसा अमाउंट देगी जो इसके इक्विवेलेंट हो, 80,000 इंटू 15 के इक्विवेलेंट। तो आप ये समझिए कंपनी उसे कैसे अमाउंट देगी, मैं आपको बताता हूं। कंपनी क्या कहेगी कि अगर आप मार्केट से 80,000 रुपीज ईयरली रिसीव करना चाहते हो, अगर आप मार्केट से ईयरली 80,000 रुपीज
ईयरली रिसीव करना चाहते हो तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? जितना पैसा लगाना पड़ेगा उतना ही पैसा कंपनी आपको दे देगी। क्लियर है? अगर आपको कंपनी वो वाला अमाउंट दे दे कि भाई आपको ऐसा अमाउंट दे कि आप उस पैसे को बाजार में लगाएं और वो कितना बन जाए ईयरली 80,000 80,000 80,000, तो एक तरह से कंपनी आपको प्रेजेंट वैल्यू देगी इसकी, इस एन्युटी की। और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है? B इज इक्वल टू R इंटू 1 - 1 + R% टू द पावर -N/R%। वही चीज हो गई, कंपनी उसे कितना पैसा देगी आज की तारीख में जो बैठेगा, और आज की तारीख क्या होती है? प्रेजेंट, प्रेजेंट वैल्यू देगी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपको कुछ पैसा मिलना है, मान लो मैंने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है और मुझे उससे 3 किश्तें मिलनी बाकी है, मंथली या जो भी, चलो मंथली 20-20 हजार रुपए मिलने बाकी है। मतलब मुझे उससे 1 महीने बाद 20 मिलने हैं, फिर उसके 1 महीने बाद 20 मिलने हैं, फिर उसके 1 महीने बाद 20 मिलने हैं। अगर मुझे अभी देना चाहेगा तो वो अभी 60 नहीं लूंगा, मैं उसे डिस्काउंट दूंगा ना। मैं कहूंगा कि इन 20,000 एन्युटी की मुझे अभी क्या दे दे? प्रेजेंट वैल्यू दे दे। तो इस फॉर्मूले से पता लगेगी। क्लियर? यहां पर भी यही है। अप्पू 60 इयर्स की एज में रिटायर हुआ, उसे ईयरली इतना पेंशन मिल रहा है, मिलना है मतलब, और मिल रहा है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो 14,400 का हाफ ईयर पार्ट कितना हो गया? 7,200। उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कितनी है? और 13 ईयर्स है, 13 साल। तो 13 साल में उसे कितनी बार पेंशन मिलेगा? हर 6-6 महीने में पेंशन मिल रहा है, 26 बार। और मार्केट रेट कितना है? 14%। व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट? इसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। मतलब 7200 रुपए ईयर हाफ ईयरली रिसीव नहीं करके ऐसी कौन सी अमाउंट होगी जो उन अमाउंट के बराबर होगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये समझ लो कि अगर वो 7200 हाफ ईयरली नहीं चाहता रिसीव करना, तो उसे आज की तारीख में कंपनी कितना पैसा देगी? ऐसे पॉइंट पे खड़ा कर देगी कि उसे वो पैसे को मार्केट में लगाएगा तो हाफ ईयरली 7200 से मिलते रहेंगे। तो 7200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस हाफ ईयर रेट 2% और -N26। ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि इनका आंसर लॉग से मैच हो रहा है। uh, 0.5975 ये हिंट में दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसा होगा तो हिंट दिया जाएगा। 1 - 0.5975 डिवाइड बाय 2% और इंटू 7,200। तो सिंगल अमाउंट क्या बैठा? 1,44,900। तो हाफ ईयरली 7,200 रिसीव करे या जीरो पीरियड में 1,44,900 रुपए रिसीव करे, दोनों ही सेम बात है। एक बार ये नोट पढ़ लेते क्या दिया हुआ है। इन मोस्ट केसेस लोन पेमेंट ड्यूज आर मेड एट द एंड ऑफ पीरियड ओनली। हाँ, ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली। जब भी आप लोन लेते हैं तो पहली किस्त कब बनती है? 1 महीने बाद। दैट इज एन्युटी रेगुलर, मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन्युटी एप्लीकेशन कैन बी सॉल्व यूजिंग द एन्युटी रेगुलर। ये तो अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बट इन्होंने भी बोल दिया फॉर नॉलेज पर्पस स्टूडेंट मे ट्राई अनदर मेथड। बट वैसे मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होती हैं वो एन्युटी रेगुलर की ही होती हैं, एट द एंड वाली। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? चलो पहले हम CAGR पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एप्लीकेशन। अब नया टॉपिक देखते हैं, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये रहा CAGR का कॉन्सेप्ट हमारा, ये रहा। देखो CAGR
का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो ये रिवीजन क्लास है, आप लोगों को थोड़ा पता होगा, नहीं पता तो चलो देख लेते हैं। दो फॉर्मूलेज हमें पढ़ने हैं CAGR के, और हमारी बुक में ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। अब मैं पहले बताया था, जो नेक्स्ट वो होगा नेक्स्ट रिवीजन, उसमें पहले हम कोई और टॉपिक करेंगे, ठीक है। फिर बीच बीच में ना ऐसा देख लिया करेंगे, या फिर क्लास को थोड़ा ज्यादा देर का बढ़ा देंगे, कुछ मिनट्स बढ़ा देंगे, जिसमें हम कुछ पुराने टॉपिक्स के अच्छे क्वेश्चंस भी करा करेंगे। क्लियर है? बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए CAGR का और एप्लीकेशन का। ऐसा है CAGR में, सपोज ऐसे एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने मान लो इन्वेस्टमेंट करा म्यूचुअल फंड में I रुपीस का। आज आपने इन्वेस्टमेंट करा I रुपीस का, इसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट करा वो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट वैल्यू। पहले साल, अभी नोटेशन क्या यूज करें, नोटेशन यूज नहीं करते हैं, अच्छा चलो ठीक है। पहले साल रिटर्न आया 8% का, तो पहले साल रिटर्न 8% का आया। सेकेंड ईयर रिटर्न आया, ये कंपाउंडिंग ही है, 9% का। थर्ड ईयर मार्केट डाउन थी, तो रेट हो गया सपोज 6% का, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है रिटर्न्स, तो उस केस में 1 माइनस ले लेंगे। मतलब किसी साल आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन भी जा सकती है, तो उसमें माइनस ले लेंगे। माइनस कैसे, मतलब 1 माइनस करके। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पर मैं प्लस में ही ले रहा हूँ। फिर रिटर्न आया अच्छा खासा 12%, ठीक है। तो ऐसे करते करते, कंपाउंड करते करते, अब ये इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू आ गई। ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, और ये 4 साल बाद। अब हमें क्या बताना है, एवरेज रेट बताना है। तो कभी भी एवरेज रेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन से नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट से होता है। क्लियर है? CAGR निकालने का, एवरेज रेट निकालने का ये समझ लो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आपके पास अलग अलग रेट्स तो हैं, ठीक है। अब ये फाइनल वैल्यू अगर आपको नहीं पता, देखो दो तरीके होते हैं। अगर आपको फाइनल वैल्यू नहीं पता, तो आप फाइनल वैल्यू को कैसे लिखेंगे? I × 1 प्लस CAGR। CAGR जो भी रेट है, मतलब CAGR ही बोल दिया उसे। एवरेज रेट को मैंने R% बोल दिया, कैपिटल R%। और 4 साल बाद ऐसा रेट जो वही वैल्यू दे, एवरेज रेट। एवरेज रेट का मतलब कॉमन रेट, ठीक है। तो कॉमन रेट मैंने मान लिया कैपिटल R, और 4 साल बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई इतनी, तो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहां से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। I क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये पावर 4 इधर आके क्या हो जाएगी? फोर्थ रूट। ये हो गया 1.08 इंटू 1.09 इंटू 1.06 इंटू 1.12। फिर ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और परसेंटेज में अपॉन 100 इधर आके इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ गया कैपिटल R। CAGR आ गया हमारा यहाँ पर 1.08 इंटू 1.09 इंटू 1.06 इंटू 1.12, चारों की मल्टीप्लाई कर ली। फिर फोर्थ रूट, कैलकुलेटर पे फोर्थ रूट निकाल सकते हैं, सेकंड रूट। फिर दोबारा प्रेस करा, फिर -1 इंटू 100, तो एवरेज रेट आ गया 8.73%। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो हमें याद करना है, ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया, बट फॉर्मूला क्या बना बुक में नहीं है। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, तो 1 + R1% इंटू 1 + R2% एंड सो ऑन अप टू जितने रेट्स हैं का nth रूट, n रेट्स हैं तो -1
इंटू 100 इज इक्वल टू CAGR। तो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, हर सालों के रेट्स हैं, वो भी कंपाउंड जो बिगनिंग वैल्यू पे लग रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज रेट इस फॉर्मूले से आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ये फॉर्मूला हमारी बुक में नहीं है, बट ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपके पास रेट्स मेंशन हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आप लोगों के पास क्या हो, रेट्स हो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला और जो स्टडी मटेरियल का है वो देख लें, यहाँ पर स्पेस में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, मान लो चलो अलग अलग रेट्स हैं, बट इस बारी रेट्स मेंशन नहीं है, ठीक है ना, ये रेट्स अलग अलग हैं इस टाइप से, और एन रेट्स हैं, बट ये रेट्स मेंशन नहीं है, तो ये फाइनल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे, तो फाइनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट टू द पावर एन, अगर एन रेट्स हैं तो। क्लियर है? तो यहाँ आई जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, और पावर एन इधर आके 1/n, फिर -1 इंटू 100। तो CAGR निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू का nth रूट -1 इंटू 100। क्लियर है? क्लियर हो गया इतना? सपोज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी के रेवेन्यूज दिए हुए हैं हमें 4 सालों के, ठीक है। अब ये शुरू में रेवेन्यू इतना था, इसे शुरू में मानेंगे, जो पहला रेवेन्यू होता है वो शुरू वाला होता है, ठीक है। तो ये 4 साल दिख रहे हैं, बट अब कैसे दिखना है, 1 साल बाद रेवेन्यू इतना हो गया, 2 साल बाद इतना हो गया, 3 साल बाद इतना हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है ना, ये टाइम 0 है, ये अभी है, ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो अब आपको CAGR निकालना है, तो CAGR का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल वैल्यू कितनी है, 210, रेट तो है नहीं, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, 3 साल बाद क्यूब रूट, तो यही ना, 4 ना ले लेना, ये 3 साल बाद का वैल्यू है, बिगिनिंग से कंपेयर करो कब की वैल्यू है, 3 साल बाद, ठीक है। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर पे, आप लोग जानते ही हैं, तो ये 2.1 हो गया। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम, क्यूब रूट 12 बार रूट प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 3 +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? -1 फिर इंटू 100। ये आगे बुक से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमारा ज्यादा एग्जैक्ट आया होगा, 28.06 अप्रॉक्स। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले 2.1 लिखा, ठीक है, 12 बार रूट प्रेस किया आपने, फिर -1, क्यूब रूट चाहिए, मान लो फिफ्थ रूट चाहिए होता तो डिवाइड बाय 5। क्लियर? फिर +1 और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार। ये तो हो गया हमारा CAGR का कॉन्सेप्ट। अब एप्लीकेशन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी एक आधा क्वेश्चन हम नेक्स्ट रिवीजन के साथ देख लेंगे, ठीक है।
वैसे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है चैप्टर। अब इसमें क्या है देखो, लीजिंग। लीजिंग एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक तो लेजर और एक लेजी। ये कौन होता है? ये एसेट का ऑनर होता है। तो पहले इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये एसेट का ऑनर होता है। ऑनर होता है तो ये क्या करता है? एसेट को किराए पे चढ़ाता है। तो किराए पे चढ़ाने पे क्या होता है? बदले में से क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है ना? बदले में से क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अब आपको यही बताना है कि ये जो एसेट का ऑनर है, इसे एसेट किराए पे चढ़ानी चाहिए खरीदेगा तभी किराए पे चढ़ाएगा ना। तो एसेट किराए पे चढ़ानी चाहिए या उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये हमें देखना है। तो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आप लोगों को, रिवीजन में इतना बहुत होता है। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। अब उसके पास एसेट है जो कि 0 पीरियड में कितने की है? 360 की। मतलब आज वो खरीदेगा 3,60,000 रुपए लगाएगा, तभी तो किराए पे चढ़ाएगा। क्लियर? एबीसी वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। तो 0 पीरियड में एबीसी लिमिटेड को कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 3,60,000 रुपए। इट हैज फिक्स्ड रेंटल ऑफ। तो यहां से रेंटल इनकम कितनी रहेगी? अगर वो 3,60,000 रुपए की एसेट खरीद के उसे किराए पे चढ़ाएगा तो 5 सालों तक उसे रेंट मिलेगा 1,05,000 रुपए। क्लियर है? अब हमें ये बताना है, ये तो आउटफ्लो हो गया और ये इनफ्लोज हो गए। अब हमें ये बताना है कि लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होना एबीसी लिमिटेड के लिए फायदे का सौदा है या नहीं। तो पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए हमें सेम पॉइंट पे लाना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इनफ्लोज ज्यादा हो रहे हैं। 1,05,000 इंटू 5, इनफ्लोज कितने हो रहे हैं? 1,05,000। इनफ्लोज कितने हो रहे हैं? 1,05,000 इंटू 5। इनफ्लोज तो ऑब्वियसली अमाउंट में देखे तो ज्यादा हो रहा है, 5,25,000, और आउटफ्लो कम हो रहा है। तो आपको ये लग रहा होगा कि पैसा ज्यादा आ रहा है और खर्चा कम करना पड़ रहा है, तो लीजिंग एग्रीमेंट फायदे का सौदा है। बट ऐसा नहीं। पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए सेम पॉइंट पे लाना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? सुनिए। तो एबीसी लिमिटेड को पहले तो 0 पीरियड में 3,60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है? बट उसके पास एक और ऑप्शन भी है। ये जो 3,60,000 रुपए है, इससे एसेट ना खरीदे, इस पैसे को मार्केट में लगा दे, क्योंकि मार्केट भी रिटर्न दे रही है कितना? 14%। तो अब यही चीज देखना है कि 3,60,000 रुपए से एसेट खरीदे या उस पैसे को मार्केट में लगाए, दोनों में से फायदे का सौदा कौन सा है। क्लियर? तो अब आप ये देखो कि जब वो एसेट खरीद के उसे किराए पे चढ़ाता है तो उसे इनफ्लोज कितना हो रहा है? 1,05,000 रुपए। तो अगर यही सेम इनफ्लोज एन्युटी अमाउंट अगर आप मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो तो मार्केट में कितना पैसा लगाना पड़ेगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एप्लीकेशन में, लगता है उनमें प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है। ईयरली 1,05,000 रुपए अगर आप मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आर इंटू 1 - 1 प्लस 14% मार्केट रेट है। एन्यूटीज कितना है? 5 एन्यूटीज हैं। अगर आप ये सेम रिटर्न्स दोबारा देख लो, अगर आप ये सेम रिटर्न्स मार्केट से चाहते हो तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो लगाना पड़ेगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो 1,05,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने। 1.14 इंटू 2, 3, 4, 5 डिवाइड इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 14% इंटू 1,05,000। आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा बाजार में, अप्रोक्सीमेटली इतना लगाना पड़ेगा 3,60,000। और जबकि जबकि आप एसेट का ऑनर बनते हो, एसेट खरीदते हो, तो 3,60,000 रुपए में ही काम हो रहा है, क्योंकि रिटर्न्स तो सेम ही आ रहे हैं। तो बाजार में इतना पैसा लगाना पड़ेगा, तो बाजार में ज्यादा लगाना पड़ रहा है। बेटर ये है कि बाजार में पैसा ना लगाओ, मतलब मार्केट में नहीं लगाओ,
बेटर क्या है, लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ। तो यहाँ पर लिखा भी होगा विच इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉस्ट, बस लास्ट पढ़ लो, लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेजर। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसी अमाउंट आती 4 लाख रुपए, 4 लाख नहीं मतलब और कम आती, मतलब 3.5 लाख सपोज आती, तो 3.5 लाख रुपए बाजार में लगाने पर आपको ये रिटर्न्स मिल रहे हैं, और एसेट खरीदने पर मतलब लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए एसेट खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए 360 लगाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कम लगाने पड़ रहे हैं, तो उस केस में लीजिंग एग्रीमेंट फेवरेबल नहीं होता, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना फेवरेबल हो जाता। क्लियर है। एक तरीका और होता है सोचने का, ये तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से सोचना कि जो भी इनफ्लोज होंगे, जो भी आपको इनफ्लोज होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और फिर इससे मैच कर लिया, इसे बोलते हैं एनपीवी कॉन्सेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ, पैसे को पैसे से कंपेयर करने के लिए सेम पॉइंट पे लाया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो दूसरे तरीके से तो मैंने आपको बता ही दिया। एनपीवी कॉन्सेप्ट होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। यहाँ पर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, मतलब जो आपके पास पैसा आ रहा है वो प्रेजेंट में कितना है, 3,60,473 रुपए 50 पैसे, और आउटफ्लो है प्रेजेंट में ही 3,60,000 रुपए, तो 473 रुपए 50 पैसे आ गया। तो अगर एनपीवी एनपीवी 0 है, 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट फेवरेबल है, नहीं तो अनफेवरेबल है। क्लियर है। वो सोचने का तरीका है, या तो एनपीवी तरीके से देख लो, यहाँ पर दोबारा सुन लो कि अगर आप 3,60,000 रुपए की एसेट खरीद के उसे किराए पे चढ़ाते हैं तो ये इनफ्लोज हो रहे हैं, ये इनफ्लोज अगर आप बाजार से उम्मीद करेंगे तो बाजार में इतना पैसा लगाना पड़ रहा है, 473 रुपए एक्स्ट्रा, तो एसेट खरीदेंगे तो 473 रुपए की आपकी सेविंग हो जाएगी, तो बेटर क्या है, लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होना। क्लियर हो गया। बेटर क्या है, लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होना। दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं, एनपीवी निकाल के इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इतनी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के कॉन्सेप्ट से पता करिए, आउटफ्लो है ही प्रेजेंट में, इन दोनों का डिफरेंस अगर प्लस आए या फिर जीरो आए, जीरो तो न्यूट्रल केस होता है, प्लस आने पर फेवरेबल है और माइनस आने पर रिजेक्ट, न्यूट्रल जीरो आने पर या तो मार्केट में लगा लो पैसा या फिर लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, बात एक ही है। क्लियर हो गया इतना। एक चीज और है, मतलब एक पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं, वो भी समझ लो, जैसे अगर आप यहाँ पर एसेट खरीद रहे हो, 5 सालों के लिए किराए पे दे रहे हो, तो 5 साल बाद एसेट लगभग मैक्सिमम यूज हो चुकी होगी, तो 5 साल बाद जब आपके पास वापस आएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो तो दोबारा तो रीयूज होने से रही, दोबारा तो वैसे रीयूज होने से रही, तो उस केस में वो स्क्रैप में जाएगी। तो ऐसा कर सकते हैं, जब आप एसेट के ऑनर बनोगे, उसे किराए पे चढ़ाओगे, तो 5 साल बाद एक इनफ्लो और हो सकता है आपका, जब आपके पास वापस एसेट आएगी, हो सकता है कि वो आपको 40,000 रुपए की रियलाइजेबल वैल्यू दे। क्लियर है। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा आपके इनफ्लोज कौन कौन से हैं, एक तो ये और एक ये, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ही ली, प्लस 40,000 रुपए की सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं a/1 प्लस r परसेंट टू द पावर n, n कितना होगा 5, तो ये इनफ्लो और हो जाएगा। क्लियर है। तो उस केस में इनफ्लोज आपके बढ़ जाएंगे, तो इनफ्लोज आपके बढ़ जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस केस में जवाब एग्जैक्ट क्या होगा, तो वो भी देख लो फिर एंड कर देते हैं। देखो, जब आप एसेट के ऑनर बनोगे तो आप 3,60,000 रुपए आपकी जेब से जाएंगे, बट बदले में आपको 1,05,000 रुपए 5 बार रिसीव होंगे, और फिफ्थ ईयर एंड में 40,000 रुपए भी रिसीव होंगे। तो मार्केट से ऐसे देख लो, आप मार्केट से ये इनफ्लोज लेने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एक तो इतना, एक तो ये रिसीव हो रहा है, ये रिसीव करने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, प्लस 40,000 रुपए भी तो रिसीव हो रहे हैं ना, एसेट के अगर आप ऑनर बनते हो तो 40,000 रुपए रियलाइजेबल वैल्यू भी तो मिलेगी, तो यही 40,000 रुपए भी अगर आप मार्केट से चाहते हो तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो कुल मिला के आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो वो तो आपने निकाला ही था, ये कितना आया था, 3,60,473 रुपए 50 पैसे, ये और निकाल लो, डिवाइड बाय 40,000 डिवाइड इक्वल्स टू,
ये 20,000, ये भी कुछ आ गया, ठीक है। 3,60,473 रुपए 50 पैसे इसमें जोड़ दो, तो आपको बाजार में इतना पैसा लगाना पड़ेगा, 3,81,248.25, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। और वहां लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होने पे 360 ही खर्च करने पड़ेंगे। तो बेटर क्या है, लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर होना। और ऐसे भी देख सकते हो, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ये है। इन दोनों का डिफरेंस देखो और ज्यादा आ गया, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा। तो बस इसलिए प्रोजेक्ट क्या है, फेवरेबल है, 21,000 कुछ आ रहा है। क्लियर है। तो बस बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लेगा। क्लियर, चलो ओके।